termed as molecular equation. Okay, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं किसी केमिकल चेंज में, अगर हम उनको मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिख दें और आयंस की फॉर्म में ना लिखें, इन दैट केस योर इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर इक्वेशन। समझ में आई बात? जैसे मैं कोई भी रैंडम इक्वेशन का एग्जांपल ले लेता हूं, MnO2 plus 4HCl giving me MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। इसमें आप देख सकते हो कि मैंने सभी कंपाउंड्स को या मॉलिक्यूल्स को मैंने उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा है, ठीक है, आयनिक फॉर्म में नहीं लिखा। बेसिकली होता क्या है, आपकी जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं बेटा, जो भी हम केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं, उनका लिखने का दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप उनको मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में लिख सकते हो या फिर आप उनको आयोनिक फॉर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्म, दूसरा है आयनिक फॉर्म। तो हम अभी बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म की, जहां पे हम मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में या कंपाउंड्स की फॉर्म में बिना किसी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को लिखे हम लोग उसको लिख सकते हैं, राइट। सेकेंड फॉर्म इज आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन में लिखेंगे डेफिनेशन, व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स शुभम, शुभम कौन है ये? शुभम कौन है? शुभम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शुभम भाई रिस्पॉन्स करो, रिप्लाई दो। यस सर। कहां से हैं आप? करसिंधु सर। ये शुभम वो है क्या जो शुरू में आता था? यस सर। भाई अभी कैसे याद आ गई? हाँ भाई शुभम, अब डांट लगने वाली है, अब तैयार रहे। इतने दिनों बाद तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना है? When the reactants and the products involved in a chemical change are ionic, गलत बात है शुभम भाई, बहुत गलत बात है। इतना कैजुअली मत ले चीजों को। Ionic compounds, these will be present in the form of ions in the solution। ठीक है, then the chemical change is written in ionic forms in the chemical equation। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को अपन आयनिक इक्वेशन बोलते हैं। अब अगर यही वाला इक्वेशन को मुझे तुमको आयनिक फॉर्म में लिख के दिखाना हो तो हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि MnO2 तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। बाकी था H प्लस, तो H प्लस HCl था, H प्लस HCl को हम लिख सकते हैं H प्लस प्लस Cl माइनस, गिविंग यू MnCl2 एक आयनिक कंपाउंड है, प्लस 2Cl माइनस प्लस H2O तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, उसको ऐसे ही ऐसे लिख देंगे Cl2 H2O प्लस Cl2। So this is how you can write an ionic equation। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। हेलो, नमस्कार।
प्रियांशी की ये समझ में आया सबको? जब आयंस की फॉर्म में आप इक्वेशन को लिख दोगे तो आयनिक इक्वेशन बन जाएगी। आयंस के फॉर्म में नहीं लिखोगे भाई तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन वो है ही। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। यस सर। अब ये बताओ, जब क्रिकेट का मैच होता है तो कौन कौन खेलता है क्रिकेट? जब क्रिकेट का मैच होता है तो कौन क्रिकेट खेलते हैं? बताओ। या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है और उसको लोग देखने गए हुए हैं और उस स्पोर्ट्स को खेलने वाले लोगों को तुम क्या बोलते हो? प्लेयर। प्लेयर्स बोलते हो। क्रिकेट जो खेल रहे हैं तो वो टीम, दो टीम्स के लोग खेल रहे हैं। बोलो बात सही है कि गलत है? सही है सर। तो लेकिन जो ऑडियंस वहां पे बैठी होती है वो भी गेम खेलती है क्या भाई? नो सर। ओके। वो तो नहीं खेलते गेम। तो वो कौन होते हैं? ऑडियंस। ऑडियंस होते हैं, दर्शक। हिंदी में क्या बोलते हैं उनको? दर्शक बोलते हैं ना। तो स्पेक्टेटर आयंस मतलब दर्शक आयंस जो बस देखते रहेंगे। स्पेक्टेटर आयंस का मतलब कौन से आयंस? ऑडियंस आयंस, देखते रहेंगे। लिखो स्पेक्टेटर आयंस का डेफिनेशन लिखते हैं अपन यहां पे। स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे आयनिक फॉर्म में, लेकिन वो किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ना ही वो रिडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, ना ही वो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होंगे, बस आयंस की फॉर्म में पड़े रहेंगे सॉल्यूशन में। that are present in the solution but not take part in the reaction and are also omitted while writing the net ionic equation are called as spectator ions or bystander ions। स्पेक्टेटर आयंस और बायस्टैंडर आयंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर तुमको दूं, Zn प्लस 2H प्लस प्लस 2Cl माइनस फॉर्म्स Zn2 प्लस प्लस 2Cl माइनस प्लस H2। यहां पर कौन स्पेक्टेटर आयंस है? ये वाले। जिंक खेल रहा है, जिंक 2 प्लस में जा रहा है, H प्लस खेल रहा है, H2 में जा रहा है, प्लस 1 से 0 में गया, जिंक 0 से प्लस 2 में गया, तो जिंक और हाइड्रोजन खेल रहे हैं। क्लोरीन बेचारा देख रहा है खेलते हुए। तो क्लोरीन वाला क्लोराइड आयन कैसा आयन होगा?
स्पेक्टेटर आयन का। spectator. बात समझे या नहीं? Yes, sir. समझ गए सर। Yes, ओके sir. सर, चलो लिख लो फटाफट, चिपकाओ इसको। लेट मी नो व्हेन यू आर डन। क्या मिला? यहाँ पे नहीं है? कहाँ पे बता रहा है अभिषेक? संभाल के रखा हुआ है। लिख लिया sir. लिख लिया? ग्रेट। चलिए अब बात करते हैं एजेंट विनोद की। कौन था एजेंट विनोद? कौन था एजेंट विनोद? मूवी देखी है एजेंट विनोद? देखिए, क्या मूवी देखते हो? अरे बोलो, मूवी देखते हो क्या? यस सर। कौन सी मूवी देखता है? धाकड़ छोरा है? राहुल कौन सी मूवी देखता है? हॉलीवुड देखते हैं सर। ओ भाई साहब, इंटरनेशनल लड़का है भाई राहुल तो। क्या बात है, क्या बात है। देखो, एजेंट्स की बात करते हैं। एजेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। ओए, अरे, ये हमारे हरियाणा में बहुत लोकल से वर्ड है, ओए। और दूसरा क्या होता है? अरे, है ना? ओए मतलब क्या होता है? अरे बोलो भाई, चुप क्यों बैठे हो? नींद आ रही है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर। और आर क्या होता है? Reducing agent. एजेंट। Reducing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन डूइंग या ऑक्सीडेशन करिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? रिडक्शन करिंग एजेंट। एजेंट है, दूसरे की जांच पड़ताल करेगा। ठीक है, खुद को भले ही गोली लग जाए, नुकसान हो जाए, लेकिन दूसरे की जांच पड़ताल पूरी करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे का ऑक्सीडेशन करने वाला एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे का रिडक्शन करने वाला एजेंट। भाई दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, इसका मतलब दूसरे को क्या देगा? दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा क्या अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो? Yes, sir. कैसे? यस, ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे को अगर उसे लेगा सर। तो उसने खुद का ऑक्सीडेशन कर लिया। इलेक्ट्रॉन लेगा सर उससे। क्या करेगा ये? दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा सर। इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास, खुद के पास भी तो जगह होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन लेने की। बोलो। यस सर। तुमने मेहमान बुला लिए, लेकिन घर में जगह ही नहीं है बैठाने की। मेहमान बुला लोगे क्या? नहीं बुलाएंगे। तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी खुद के पास जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं ये वही देखेंगे। पहले मोटा मोटा तुम्हें बता रहा हूं मैं। अब जो रिडक्शन करेगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा, मतलब वो दूसरे को क्या दे रहा है? मेहमान। क्या दे रहा है? Electrons. इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और खुद क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको। अब वही बात है भाई, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होना तो चाहिए पहले। खुद तुम्हारी जेबें फटी पड़ी हुई है, तुम दूसरे को बोल रहे हो आजा तुझे अंबानी बनाऊं। नहीं हो सकता, है ना? यस सर।
तो लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खुद ऑक्सीडाइजिंग क्या कर रहा है, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स दूसरे का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन। अगर ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो खुद क्या कर रहा है, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अरे बोलो भाई, Yes, sir. यस सर। कितना अच्छा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये बात डिपेंड करती है दो बातों पे। दूसरे का ऑक्सीडेशन करने के लिए कोई कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये बात डिपेंड करती है दो बातों पे। किस किस पे, चलो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ठीक है, सो इट इज गोइंग टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स बट इटसेल्फ इट इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कितना अच्छा होगा, पहली बात, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट शुड बी प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम पॉजिटिव में होना चाहिए। मैक्सिमम पॉजिटिव में जो जितना प्रेजेंट होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। जैसे Mn7+ की बात करें, क्रोमियम 6+ की बात करें, ये दोनों बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब बाप ऑफ ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, दुनिया की तुम भी इनके अंदर कूद जाओगे तुम्हें भी ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो Mn7+ कितनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम देख सकते हो, 7+, क्रोमियम 6+, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो सामने वाले के चिथड़े उड़ा देंगे ये इलेक्ट्रॉन निकाल के उसमें से। समझ रहे हो बात को? यस सर। तो Mn7+ किस कंपाउंड में होता है, KMnO4। क्रोमियम 6+ किस में होता है, K2Cr2O7। तो आज से तुम लोगों को ध्यान रखना है, ये दोनों बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, बहुत जबरदस्त। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं खुद, इसलिए सामने वाले के इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं। कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? No, sir. No, sir. बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, तो खुद उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने की। तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो वो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। वो अपनी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए, मिनिमम में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जो जितना मिनिमम में प्रेजेंट होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दूसरे का भला करना, रिड्यूसिंग एजेंट आया दुनिया में दूसरे का भला करने, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने। ठीक है, और हमें पता ही है मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो मेटल्स आर जनरली वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। एल्कली मेटल्स बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अरे बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को कहीं पे पहचानना पड़े तो कैसे पहचान पाएंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है? भाई वो खुद मैक्सिमम में होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तुम देखोगे खुद की, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो हाई पॉजिटिव से तुम्हें वो प्रोडक्ट साइड में लो पॉजिटिव में दिखेगा। बात सही है कि गलत है? सही है सर। क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं खुद ने, दूसरे के निकाल दिए, तो पहले वो हाई पॉजिटिव में रहेगा। जैसे Mn7+ कहीं पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो ये तुमको देखने को मिलेगा Mn2+ में पहुंच गया होगा, या Mn4+ में पहुंच गया होगा, या Mn6+ में पहुंच गया होगा। ठीक है, तो ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से लो में पहुंच गया। ओके, दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानने का तरीका क्या है भाई, उसको तुम लो से हाई में देखोगे, क्योंकि वो खुद का क्या कर रहा है, सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है।
ठीक है, तो वो इनिशियली लो में प्रेजेंट होगा, बाद में वो हाई में जाएगा। ओके, यहां पे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वो माइनस में भी हो सकता है वो जीरो भी हो सकता है वो लेस पॉजिटिव हो और खुद का ऑक्सीडेशन करने के बाद वो हाई पॉजिटिव में चला जाए। ठीक है, तो बस वी विल ओनली राइट हियर लो टू हाई। अरे बोलो यार। यस सर। लो टू हाई Yes, sir. -1 से अगर वो चला गया +3 में, ये भी लो टू हाई है। -1 में अगर वो 0 से +5 में चला गया, ये भी लो टू हाई है। अगर वो +2 से +5 में चला गया, ये भी लो टू हाई है। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते लो में, या वो अगर -2 से -1 में ही चला गया एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये भी लो से हाई है। सो वी कैन नॉट एग्जैक्टली स्पेसिफाई कि वो लो टू हाई में किस में कहां पे जाएगा, बट यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। आदित्य सर फोन आया हुआ है आपका, बाहर फोन रखा हुआ। अरे बात समझ रहे हो बच्चों? Yes. यस सर। चलिए, ये था हमारा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे LiAlH4, NaBH4, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और भी टाइम टू टाइम तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट से मिलवाता रहूंगा मैं आगे चल के। ठीक है, नाउ राइट डाउन टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। नंबर 1, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अभिमन्यु समझ में आ रहा है? मुस्कान? Yes, sir. Yes, sir. कोई तो क्लास छोड़ के गया है, कौन गया है? रश्मि गई है। रश्मि इज नॉट इन द क्लास। जस्ट अ सेकंड, वो मिस कर देगी ये क्लास तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, सो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। लिखो इसमें डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, DRR। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही कंटेनर में हो, उसके लिए आपको अलग अलग कंटेनर्स की जरूरत ना पड़े, उस समय पर हम कहते हैं कि हमारा जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। ठीक है, सो इन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन वी कैन राइट when both the reduction and oxidation reactions occurs in the same vessel। एक ही कंटेनर में हुई है। बट अगर इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो हम लोग एग्जैक्टली वही बोल सकेंगे जो इसका उल्टा होगा। तो when both reduction and oxidation reactions occurs in
डिफरेंट वेसल्स। ठीक है, नोट करो फटाफट। तो ये कहां कहां देखने को मिल सकता है? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस जो होता है वो जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में होता है। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस आपको मिलेगा गैल्वेनिक सेल्स में, डेनियल सेल्स में। नोट किया? Yes, sir. Second type of redox reaction that we have is intermolecular redox reaction. इंटरमोलिकुलर, जब देखो इंटर और इंट्रा दोनों वर्ड्स में फर्क मालूम है तुम लोगों को? Yes, sir. क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है? इंटर का मतलब क्या होता है? Between two things. और इंट्रा उस एक ही चीज में, उस अंदर। जैसे इंटर कॉलेज बोले तो सारे कॉलेजों के बीच में कोई कंपटीशन, इंट्रा कॉलेज बोले तो मतलब उस एक कॉलेज में ही हो रहा है, अंदर ही अंदर कंपटीशन, उसी कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। इंटर कॉलेज में सब पार्टिसिपेट करेंगे, सब कॉलेजेस के बच्चे। तो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब क्या है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, आप इसको देखेंगे तो रिएक्शन होता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहां पर अगर मैं रिडक्शन प्रोसेस को देखूंगा तो रिडक्शन किसका हो रहा है? तुम अगर जिंक को देखोगे तो जिंक 0 से +2 में पहुंच गया, कॉपर +2 में था 0 में आ गया, तो रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो ये बना होगा कॉपर। अगर ऑक्सीडेशन देखें किसका हुआ है ऑक्सीडेशन? जिंक का। जिंक 0 में था, चला गया जिंक 2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए। ठीक है, तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है इसने वो कॉपर 2+ ने पकड़ लिया। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना, जब भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को लिखो अलग अलग, दिस इज योर कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, ये पूरा रिडॉक्स रिएक्शन है, बट दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसको अपन बोलते हैं रिडक्शन हाफ, और इसको हम लोग बोलेंगे फिर क्या? ऑक्सीडेशन हाफ। अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हारी सहूलियत के बता रहा हूँ, सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, आगे चल के भी जब भी रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ लिखो तो करेक्ट रिएक्शंस पता कैसे चलेंगे कि हमने सही लिखा है? बेटा जो जितने इलेक्ट्रॉन देगा, लेने वाला इंसान भी तो उतने इलेक्ट्रॉन लेगा जितने उसने लूज किए। अरे हाँ या ना? तुमने दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ले लिए 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो सकता है क्या? No, sir. नहीं हो सकता। इसका मतलब लेना शुड बी इक्वल्स टू देना, तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बोथ रिएक्शन शुड बी सेम। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कभी कभी तुम्हें दिखेगा अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों को सेम करने के लिए अगर तुम्हें किसी रिएक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़े तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझे बात को? Yes, sir. Yes, sir. तो ये था इंटरमोलिकुलर। नेक्स्ट है हमारा इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर में हमने डेफिनेशन नहीं लिखा, यहां पे लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख लो। टू सब्सटेंसेस reacts and one of them is oxidant, oxidant मतलब oxidizing agent, one of them is oxidizing agent and the other is reducing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम और भी टर्म्स यूज करते हैं, ऑक्सीडेंट,
रिडक्टेंट। नोट करो फटाफट, बताओ मुझे नोट करने के बाद। कर लिया। कर लिया सबने? यस सर। यस सर। ग्रेट। चलिए, नाउ इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस। इसमें क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा होगा। अब एक ही मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल तो एलिमेंट से बनता है, एटम से बनता है, तो कोई एक एटम तो उसका ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, कोई दूसरा एटम उसका रिड्यूस हो रहा होगा। तो अगर इसका डेफिनेशन बोले तो बोल सकते हैं वन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड। सुमित और गोल्डी समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? यस सर। सुमित 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 था क्या ये? यस सर। ओके ओके। गोल्डी समझ में आ रहा है क्या बेटा? हाँ या ना जवाब में देते भाई। यस सर। ओके ओके। सो इंट्रामोलिकुलर में क्या हो जाएगा, वन एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर एलिमेंट ऑफ द सेम कंपाउंड इज रिड्यूस्ड। ठीक है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जब तक तुम लोग डेफिनेशन चिपकाओ। अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, इस कंपाउंड को बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। कंपाउंड का फॉर्मूला याद रखिए, नहीं याद रखना है तो फॉर्मूला बना भी सकते हैं। ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट अपने को देता है N2। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये रिएक्शन जेई में आया हुआ है। N2 प्लस Cr2O3, दिस इज अ व्हाइट कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस Cr2O3। हम अमोनिया का सिंथेसिस करने के लिए अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन वी गेट नाइट्रोजन गैस। ऐसे ही हम एक और प्लांट में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस और ये नाइट्रोजन गैस यहां से जो मिली है, ये दोनों रिएक्ट करके अमोनिया गैस देती हैं अपने को। ठीक है, तो यहां पे अगर अपन देखें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो तुम लोग मुझे यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे तो दिस विल बी -3। यहाँ पे नाइट्रोजन 0 है, तो नाइट्रोजन जा रहा है -3 से 0 में, सॉरी N2 में, जो कि 0 में है। और अगर रिडक्शन देखेंगे तो रिडक्शन क्रोमियम का देखने को मिलेगा तुमको। इधर क्रोमियम +6 में मिलेगा और इधर क्रोमियम किसमें +3 में मिलेगा। तो क्रोमियम जा रहा है 6+ से क्रोमियम 3+ में। सो यू कैन सी एक ही कंपाउंड के दोनों अलग अलग एलिमेंट्स रिड्यूस भी कर रहे हैं और ऑक्सीडाइज भी कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को?